नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल बाई आलोक सर में। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो एनएचपीसी और टीएचडीसी की एक वैकेंसी आई हुई है ना? सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भी भरा होगा। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है तो उन्होंने सिलेबस भी देखा होगा। तो सिलेबस में कुछ स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं जिनको मैं वन बाय वन, जिनकी पूरी थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव में क्या करूँगा बेटा, कवर करूँगा। आपको पर डे वीडियो मिल जाएगी और जो हमारे वीडियो चल रहे हैं, जो सेशन चल रहे हैं, मैं उनको रोकूंगा नहीं, वो भी हमारे कंटिन्यूस चलेंगे। नेवी चार्जमैन के लिए जो चल रहा था और आपका प्रैक्टिस जो है वो भी कंटिन्यू हो जाएगी मंडे से बेटा। तो इस क्लास का नाम है एनएचपीसी जेई और टीएचडीसी जेई के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी कि स्पेशल क्लास है ये, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा पीछे बोर्ड में। तो जो विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं वो पूरा देखें, तब तो आपको मज़ा आएगा। और लास्ट तक, अंत तक बने रहें सेशन में। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहें सेशन को। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब किए हुए भी क्या करते हैं बेटा, पढ़ते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लोगे तो पैसा तो लग नहीं रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को मानोगे और आप सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। चलिए, सबसे पहले आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी बड़ी एक बुक है जिसमें हम सब स्टेशन डिजाइन करते हैं, इंस्टॉलेशन होते हैं, हर एक मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आपके पास में लाइटनिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो उसके पहले हम लोग सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे, वन बाय वन सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन के बारे में मैं चर्चा करूँगा और साथ ही साथ किस तरीके से आपके सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे, किस तरीके से आप लेआउट बनाओगे, चाहे वो लूप वाला लेआउट हो या फिर आपके पास में सिंगल लाइन डायग्राम हो, सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, ये है आपके पास में बेटा ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग बोला जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल सिंबल, है ना? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, क्योंकि बेसिकली सिंबल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की हमें नीड भी होती है। और कई बार सिंबल्स डायरेक्ट आते हैं और सीधा पूछते हैं कि ये सिंबल किससे संबंधित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लिखो इलेक्ट्रिकल सिंबल। चलिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल, सिंबल्स, ठीक है। इसी में आपके आई रूल भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में ही। फिर हम हाइड्रोलिक्स एक आपका है जो स्पेशल, जितने भी हैं सारे मैं कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो दो बातें जान लो कि ये जो है ड्राइंग जो है, आपकी जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियर्स की एक भाषा होती है। क्या होती है? एक भाषा, कि हमें कौन सा सिंबल कहाँ वो यूज करना है, उसको एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, भारत सरकार की एक बॉडी द्वारा क्या किया जाता है बेटा, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सारे सिंबल जो रिलीज होते हैं वो सब BIS करता है। ठीक है, तो BIS जो है आपके पास में इंडिया का एक अथॉरिटी है जो कि आपके सारे सिंबल्स को और लेबलिंग को क्या करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। तो सबसे पहले लिखिएगा नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। अगर हम यहाँ पर बेटा देखें कि हमें क्या आवश्यकता पड़ी, तो अगर हम आवश्यकता की बात करें, नीड बेटा, नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल की अगर मैं बात करूं, नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल, सिंबल्स। अच्छा, हम अगर बात करें कि हमें क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट आएगा, यह इंजीनियर्स की एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। इंजीनियर्स की क्या होती है बेटा? भाषा होती है। ठीक है, यह है, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग
ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इंजीनियर्स की, कॉमा लगा दीजिएगा, इंजीनियर्स की एक भाषा होती है। क्या होती है बेटा? एक भाषा होती है, भाषा होती है, एक भाषा होती है बेटा। क्या होती है? एक भाषा होती है। अब एक्चुअली में हमने इसको भाषा नाम दिया है, लेकिन ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी कैसे समझेगा भाई इनको? तो इनको तो केवल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझ सकता है। ठीक है, अब कोई सिंबल बना देगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपका तुरंत बता देगा कि ये एक किसका सिंबल है। ये ट्रांसफार्मर का है, सिंगल लाइन का है, डबल लाइन का है, 3 फेज 4 वायर का है, किसका सिंबल है ये है। अब हम इसका यूज इसलिए किया गया कि हम कम्युनिकेट कर सकें आपस में। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है सब कुछ। अगर हम बात करें बेटा कि ये सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज्ड कौन करता है, दिस सिंबल इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर हम बात करें कि ये सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज्ड की अगर हम बात करें, सिंबल्स को अगर हम कहें कि बेटा आपके सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स का स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिएगा कि जैसे हमारे पास में बल्ब है, बल्ब की लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है, ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बहुत सारे काम करता है, जो कि आप देखते होते हैं कि प्रमाणित है BIS से ना, उस पर किया जाता है, ये प्रमाणित करता है। आप इसको कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंबल्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बेटा आपका किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? बेटा BIS, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक, BIS के द्वारा। ये तो थी एक नॉर्मल भाषा। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, तो सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमेशा चीज़ें ये नहीं कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि हम टीचर हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात तब करूंगा जब मैं उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जरूरी होता है, माहौल बनाना सब्जेक्ट का। तो ये माहौल बनाने के लिए था, है ना, माहौल बनाया जाता है इस तरीके से। तो अब हम लोग सीधे चलेंगे सिंबल्स के ऊपर। सबसे पहले काइंड्स ऑफ करंट देखेंगे कि करंट के प्रकार क्या क्या हैं। पहला, अगर बेटा करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स में, आप सब जानते हैं, काइंड्स ऑफ करंट। ठीक है, काइंड्स ऑफ करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा समझिएगा। काइंड्स ऑफ करंट यानी कि यहां पर लिखा है करंट के प्रकार, धारा के प्रकार। एक तो होता है DC, है ना, आप जानते हैं डायरेक्ट करंट होता है एक तो बच्चा, क्या होता है? ठीक है, एक तो होता है बेटा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है बेटा, एक होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, ये दो करंटें आपने सुनी होंगी। ठीक है, वो बात की बात है कि हम लोग रिपल वाला मामला बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक टर्म आता है बेटा पावर फ्रिक्वेंसी का, है ना, एक टर्म आता है बेटा पावर फ्रिक्वेंसी का, वो भी इसी में लिख दीजिएगा, है ना, पावर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब इनके सिंबल्स जो है वो जब डायरेक्टली पूछता है तो देखो ये तो सब जानते हैं कि हम लोग DC को एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक सीधी रेखा बना दीजिए आपके पास में, ये DC है। और यदि मैं आपसे कहूं कि हम AC को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो AC के लिए आपका ये साइन होता है हल्का सा, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए। और सेम साइन आपका बेटा क्या होता है आपके पास में पावर फ्रिक्वेंसी के लिए भी, यही साइन आपका BIS ने दिया। अब कई बार क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर है जो कि DC और AC दोनों पर काम करते हैं, तो DC और AC पर अगर कोई काम करने वाली युक्ति है, तो DC एंड AC पर अगर कोई काम करने वाली युक्ति है बेटा, तो DC और AC पर अगर कोई काम करने वाली युक्ति है, तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं DC और AC को एक साथ में, वो रिप्रेजेंटेशन एक तो आपको ऐसे मिलेगा बेटा, कैसे? सिंगल लाइन DC और अल्टरनेटिंग वाली लाइन
एसी आपकी दिखाई देगी आपको, ठीक है ऐसे। तो ये आप कह सकते हैं डीसी और एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर आप कहते हैं कि एसी और डीसी पर भी काम करती है। अब सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है एक पॉइंट, जैसे हमारे पास में कोई सिंगल फेज, जैसे हम कहते हैं एसी ऑफ सिंगल फेज एंड फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास में कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी थ्री फेज 50 हर्ट्ज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एसी थ्री फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं 400 वोल्ट थ्री फेज, जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, जो वोल्टेज वो उस वाले वोल्टेज की बात कर रहा है वो। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या बेटा, अगली हेडिंग लिखिएगा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम वितरण प्रणाली की बात करते हैं, जब हम वितरण प्रणाली की बात करते हैं, तब हमें एक लाइन जो है मैं आपको लिख रहा हूं, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने लिखा एसी ऑफ एम फेज एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे कहूं कि एसी ऑफ एम फेज, क्या बेटा एसी ऑफ एम फेज ना, अभी मैं एक एक बात बता दूंगा क्या है एम। एसी ऑफ एम फेज, एसी ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी, पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। होगा क्या, एम जो है आपके नंबर ऑफ फेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बेटा, नंबर ऑफ फेज को। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में जो है वो है कि हमने लिया एम एसी और इसकी ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है कितने फेज की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं बेटा, एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं आपसे कहूं कि कुछ एग्जाम्पल देखें इसमें, कि अगर मैं कहूं कि एसी सिंगल फेज कॉमा 50 हर्ज, एसी क्या है बेटा, एसी सिंगल फेज, एसी सिंगल फेज कोमा 50 हर्ज, क्या बेटा 50 हर्ज, क्या 50 हर्ज। अगर आपसे मैं कहूं कि एसी सिंगल फेज 50 हर्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यहां पर एम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके फेजेस को, यानी कि फेजों की संख्या को। वेरी गुड, फेजों की संख्या को जब वो रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा तो बेटा या आप यहां पर क्या कहोगे कि आप कहोगे सिंगल, एम की जगह 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ की जगह 50 हर्ज आ जाएगा। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, एसी सिंगल फेज 50 हर्ज का। क्लियर है। अब एसी थ्री फेज 50 हर्ज को कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर हम कहें बेटा आपसे कि एसी थ्री फेज 50 हर्ज, क्योंकि इंडिया में आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो ये तो बदलेगी नहीं ना भाई। तो अगर हम बात करें, वो मैं आई रूल में बताऊंगा कि आपका परमिसिबल कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना वेरी करता है, ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना वेरी करता है, ये सारी बातें हम आई रूल में सीख लेंगे। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो इसको तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो आप, 3 एसी 50 हर्ज। अच्छा सर, मजा आ गया सर, इसमें तो लिख सकते हो, सिंपल है चीजें, बस आपको एक बार मेन चीज पर फोकस करना है कि क्या है मेन चीज। ठीक है, तो मेन चीजों पर जब आप फोकस करोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेंगी, विजिबल है बढ़िया तरीके से। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मुझे बता देगा कि सर ये समस्या है, और अगर नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे। और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, शेयर करें, बच्चे तक पहुंचा दें सेशन को, ताकि सभी इस सेशन से लाभान्वित हो सकें। आप देखते होंगे कि हम कभी भी फर्जीफिकेशन वाली वीडियो नहीं बनाता हूं, कि मुझे व्यूज़ का कोई शौक नहीं है, मुझे व्यूज़ का कभी भी शौक नहीं रहा है। भगवान के दया से बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और जानते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, आप कंटेंट पर काम करते रहेंगे तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं होती है थंबनेल पर नीचे लिखने की, या पर मुझे अपने उस पर लिखने की कि बिग अपडेट और यूपीपीसीएल फर्जी, मतलब फर्जी अपडेटेड, मतलब क्या बना रखा है बच्चों को, क्या समझ रहे हो आप। मतलब नीचे यूपीपीसीएल का नाम लिख देने से वैकेंसी और नया सिलेबस और फलाना और ढिमका करने से व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन जो
ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट कम हो जाता है बच्चों का कि ये तो रोज आ जाता है बस यही लेके। तो ऐसे काम हम तो करते नहीं, मैं तो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। हम कंटेंट दे रहे हैं तो कंटेंट के लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपके हर बच्चे के पास पहुँच जाए। अब बेटा अगर यहाँ पर तीसरी बात की बात करूँ, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में एक इंडस्ट्रियल वोल्टेज होता है। जैसे हमारे यहाँ जो वोल्टेज का मानक है वो 230 और 240 वोल्ट सिंगल फेज है, वैसे ही 3 फेज में हमारे पास में 400 वोल्ट होता है। कितना? 400 वोल्ट। मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि आपके पास में आया AC 3 फेज AC 3 फेज 50 हर्ज 415 वोल्ट। अब आप इसको कैसे BIS के द्वारा जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है सिंबल का, जो लैंग्वेज का, उसको आप कैसे दर्शाओगे? तो बेटा इसको दर्शाने का एक सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर आप इसको दर्शाओगे 3 AC लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, AC लिख देंगे तो क्या मतलब हुआ ना, 50 हर्ज। और वोल्टेज से छेड़छाड़ मत करना, डाटा से छेड़छाड़ मत करना। जो डाटा दे रखा है, कभी भी सिंबल्स में डाटा नहीं बदलेगा, डाटा का सिंबलीकरण नहीं होता है। आप कहें कि अगर मैं यहाँ पर 3 को 3 ही लिखेंगे, हम 3 को कुछ और नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम 3 को गोल नहीं बना देंगे ना, 3 को हम 1 बना देंगे। कभी भी डाटा से ड्राइंग ये कहती है, अगर आप ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो डाटा से कभी छेड़छाड़ मत करिएगा। ड्राइंग में किसी भी चीज़ में आप डाटा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम केवल यहाँ पर जो मेरे पास में सिंबल है वो केवल AC का है और किसी का सिंबल हमारे पास में है नहीं इसका, तो AC के ही सिंबल से हम छेड़छाड़ करेंगे कि AC का सिंबल हम लोग क्या कर देंगे, ये बना देंगे और ये 415। अगर आप डाटा से छेड़छाड़ कर दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपके पास में मामला किसका, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। क्लियर है? सभी विद्यार्थियों को क्लियर भी होगा। चलिए अब आता है एक बात न्यूट्रल के साथ में चीज़ें। अब न्यूट्रल के साथ में हम कैसे दिखाएंगे चीज़ों को? तो जब न्यूट्रल के साथ में आप चीज़ों को दिखाओगे बेटा, तो न्यूट्रल के साथ में आप कैसे दिखाओगे चीज़ों को ना, ये भी बड़ी बात होती है कि न्यूट्रल के साथ में सर कैसे चीज़ों को हम दिखा देंगे। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई भी वायर लिखा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि AC 3 फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ज, आप इसको कैसे दिखाओगे? BIS के फॉर्म में कैसे दिखाओगे जरा? न्यूट्रल की अगर मैं बात करूँ बेटा, न्यूट्रल की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो न्यूट्रल की अगर जब हम बात करने लगते हैं तो जैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं इसका एक, तो एग्जाम्पल जब मैं सेट करूं बेटा तो जरा ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा, मैंने मान लिया कि आपके पास में AC 3 फेज विथ न्यूट्रल लिखा है। क्या लिखा है? AC 3 फेज विथ न्यूट्रल, कॉमा 50 हर्ज लिख दिया उसने, कॉमा 50 हर्ज। अब इसको BIS फॉर्म में बदलना है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में बदलना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो कैसे लिखोगे? विथ न्यूट्रल लिखा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, देखो डाटा से मैंने क्या कहा, फिर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास में 3 लिखा है तो इसको 3 लिख दो, यहाँ पर हल्का सा कैपिटल N बना नजर आएगा आपको, ये दर्शा रहा है न्यूट्रल को। और AC का हमारे पास में सिंबल है, मैंने AC का सिंबल बना दिया। हमारे पास में 50 हर्ज का कोई सिंबल है नहीं तो मैं उसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, 50 हर्ज जो कहते हैं लिख दिया। सिंपल बातें हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हैं हम लोग। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा बढ़िया सा। अगर मैं आपसे कहूँ कि AC 3 फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ज और 415 वोल्ट को, या फिर अगर मैं आपसे 415 वोल्ट की अगर मैं बात करूँ बेटा, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि AC 3 फेज विथ न्यूट्रल कॉमा 50 हर्ज 415 वोल्ट। अब इसको BIS के फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको इसका सिंबलाइजेशन करना है, सिंबलीकरण करना है। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? तो देखो डाटा मैं बार बार करूं, डाटा से छेड़छाड़ नहीं। 3 न्यूट्रल को हम N से लिखते हैं तो सेपेक्स में आ जाएगा,
ये सिंबल हमारे पास में एसी का है। साथ ही साथ अगर आपको इसमें लग रहा है कि हमें डाटा से छेड़छाड़ नहीं करनी है तो 50 हर्ट्ज सिंपल ही देखो कितनी चीज़ें सिंपल हैं, आपको केवल पढ़ना भर है, बाकी चीज़ों में है कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि सिलेबस बड़ा अटपटा बना दिया, सिलेबस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास में ऐसे ही 240 वोल्ट के बीच में आपको फेज और न्यूट्रल देखने को मिलता है। चलिए अब आगे आइए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी 2 वायर कंडक्टर है 110 वोल्ट के साथ में, उसको कैसे दर्शाओगे? अभी तक हम लोग एसी पर बात कर रहे थे, अगर हम सेम चीजें डीसी पर अप्लाई करें तो बेटा डीसी में आपके पास में हमेशा याद रखिएगा पोलरिटी होती है। यहां पर हम पोलरिटी को फिक्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर एक, आप जानते हैं, साइकिल के बाद पोलरिटी बदल जाती है। यानी कि आपके पास में, जरा ध्यान से समझना, एसी को आप कहते हैं कि आपके पास में ये जो है यहां से यहां तक, ये जो है आपके पास में कितना है बेटा, 50 हर्ज है। क्या है? 50 हर्ज। ये बेटा होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। आपको कितना समय लगा? तो आप कहते हैं 20 मिली सेकेंड लगता है एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कितना? 20। तो हर 10 मिली सेकेंड में इतनी को कितना लगेगा? 10 मिली सेकेंड लगेगा कि नहीं? तो एक 10 मिली सेकेंड में बेटा 10 मिली सेकेंड बाद एसी की पोलरिटी हो जाती है चेंज। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर ये आएगी माइनस, फिर प्लस। आप देखेंगे माइनस प्लस हर 10 सेकेंड बाद आपको पोलरिटी क्या आएगी? चेंज होती हुई नजर आएगी। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी होती है कांस्टेंट। अब डीसी होती है कांस्टेंट, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। कई बार एक टर्म यूज करते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फिक्स्ड एसी। देखो फिक्स्ड एसी, आपने फिक्स डीसी का टर्म तो सुना होगा कि सर फिक्स डीसी तो हमने सुना है, याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हो गया है ये टर्म आजकल। मैं देखता हूँ कई बार इस सवालों में, जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिलेगा। फिक्स डीसी का मीनिंग क्या होता है? जब आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये मास्टर पागल हो गया क्या, फिक्स डीसी, फिक्स एसी क्या होती है? एसी तो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। हम कहे बेटा बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो तुम, वेरिएबल होती है लेकिन फिक्स तो होती है बेटा। फिक्स एसी का मतलब आप अभी तक नहीं समझ पाए और डिप्लोमा फाइनल ईयर करने के बाद में आपने 2 साल तैयारी कर ली, अभी तक नहीं समझ पाए फिक्स एसी क्या होती है। देखो ये आपकी गलती नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आप। फिक्स एसी का मतलब समझ लो मेरे लाल, क्योंकि ये दिक्कतें आती हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। टीएचडीसी में इंटरव्यू है, ध्यान रखना। मान लीजिए किसी पैनल के अधिकारी ने आपसे या पैनल के मेंबर ने आपसे पूछ लिया कि बेटा फिक्स एसी क्या होती है, आप कहोगे सर फिक्स एसी नहीं होती है। वो मुस्कुराएगा हल्के से और आपके नंबर क्या कर लेगा? काट देगा। मुस्कुराएगा और कहेगा बहुत बढ़िया बेटा। जरा ध्यान से समझना बात को और बात दूर तक लेके जाने की कोशिश करना। देखो मैं आपकी बात से, इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आपने कहा कि सर ये नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई वोल्टेज मान लो, यहां पर आपके पास में मैंने ओमेगा टी मान लिया। आपसे कहा गया कि दरअसल भाई साहब बताइए फिक्स एसी क्या होती है। मान लीजिए टीएचडीसी में आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, तो आपने कहा सर फिक्स एसी तो होती है, डीसी नहीं होती है। वो मुस्कुराए और काट दिया। फिर दूसरे बच्चा आया, उससे पूछा और जब उसने बताया कि फिक्स डीसी का मतलब ये होता है क्या। देखो जरा ध्यान से समझना, ठीक है? जरा ध्यान से समझना उसका कहने का मीनिंग क्या था। अब ठीक है ना, उसका कहने का मतलब क्या था? उसका कहने का मतलब ये था कि आपके पास में फिक्स एसी होती है, लेकिन फिक्स एसी का मतलब होता है कि जितना आपके पास में पॉजिटिव होगा उतना ही आपके पास में नेगेटिव की वैल्यू हो। यानी कि ये जो देख रहे हो ना, मतलब जितनी पीक पॉजिटिव की है आप कहते हैं इसको माइनस वीएम, है ना, और इसको कहते हैं प्लस वीएम। यानी कि आपसे उसने पूछा था फिक्स एसी के बारे में, तो फिक्स एसी का मतलब ये होता है कि जितना आपका प्लस वीएम है उतना ही आपका माइनस वीएम होना चाहिए। अगर इनमें अंतर हो गया तो ये फिक्स एसी नहीं है। और हमेशा हम रेक्टिफायर में, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हमेशा फिक्स एसी का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो ये यानी कि आपसे वो पूछ रहा था जिसका पीक टू पीक मान, जिसका पीक टू पीक मान कैसा हो, एक जैसा होता है, वह सप्लाई आपकी क्या कहलाती है? वह सप्लाई आपकी फिक्स एसी कहलाती है डियर। क्या कहलाती है? फिक्स एसी कहलाती है। ठीक,
तो इसको हम लोग क्या देते हैं बेटा, याद रखिएगा, इसको बोल देते हैं हम लोग फिक्स्ड एसी। ठीक, फिक्स्ड एसी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर मैं आपसे आगे बढ़ूं, तो हम लोग डीसी में बात कर रहे थे और डीसी में आया, मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दिया कि डीसी टू कंडक्टर 110 वोल्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती है उसमें, यही तो राजा मेन काम है आपका ना। देखो देखो बेटा, उसने कहा कि दरअसल सर एक बात बता दो मुझे। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि आपको मैं कहूं कि डीसी टू कंडक्टर 110 वोल्ट, क्या डीसी टू कंडक्टर कंडक्टर 110 वोल्ट, कितना बेटा? 110 वोल्ट। अब इसको बीआईएस के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? बीआईएस के फॉर्म में। मैंने क्या कहा? डाटा से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। डाटा से छेड़छाड़ करोगे पछताओगे। डाटा से छेड़छाड़ नहीं करना है। मेरे पास में दो को दो ही रहने दो। एसी को, सॉरी डीसी को हम लोग कैसे एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 110 वोल्ट को 110 वोल्ट लिख दो। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति? ऐसे नहीं लिख पाओगे, आसानी से लिख सकते हो। बस चीज़ें क्या है आपको सब पता है, बस एक आपको क्या करना है, एक मुझे फोर्स देना है, जिस फोर्स से आप क्या करो, इन चीज़ों को अलाइन कर दो। ऐसे ही आप कह सकते हो कि आपके पास में डीसी थ्री कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल, अगर मैं आपसे कहूं 220 वोल्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी थ्री कंडक्टर, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अगला रिप्रेजेंटेशन कि डीसी थ्री कंडक्टर कितना बेटा? 3 कंडक्टर, डीसी थ्री कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल, इंक्लूडिंग न्यूट्रल, इंक्लूडिंग न्यूट्रल, और वो यहां पर आपको वोल्टेज दे दे 210 वोल्ट। अब देखो जरा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। कहानी ये है कि उसने कहा डीसी थ्री वायर कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल। आपको ये बताना है कि इसका बीआईएस फॉर्म क्या होगा, है ना, इसका बीआईएस फॉर्म क्या होगा। तो आपसे कहा गया है थ्री कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल बिटवीन, आपके पास में क्या बेटा, आउटर कंडक्टर आपके पास में, आप कह सकते हो कि आपके पास में आउटर कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि डीसी में हमारे पास में पोलरिटी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डीसी में दो पोलरिटी आपको देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोलरिटी, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो डीसी में आप कहते हैं कि डीसी में बेटा, डीसी पोलरिटी आपके पास में, पोलरिटी जो है आपके पास में एक पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। आप जिसे कह सकते हैं एक को फॉरवर्ड और एक को कह सकते हैं रिवर्स। यानी कि आप कह सकते हैं एक कंडक्टर आपके पास में फॉरवर्ड है तो दूसरा कंडक्टर आपके पास में कैसा है, रिवर्स कंडक्टर, जिससे करंट वापस आएगी, जिससे करंट आपके पास में वापस आएगी। ठीक है, जिससे आपके पास में करंट क्या आएगी, वापस आएगी ना, जिससे आपके पास में करंट क्या आएगी, वापस आएगी, जिससे आपके पास में करंट क्या आएगी, वापस आएगी, जिससे आपके पास में करंट क्या आएगी बेटा, वापस आएगी। ठीक बात है। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है बीआईएस के थ्रू। तो दरअसल कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या होगा इसका स्टैंडर्डाइजेशन। इसको बोलो क्या होगा इसका स्टैंडर्डाइजेशन, क्या होगा? दरअसल कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अभी फटाफट। जितने विद्यार्थी लाइव बने हैं वो विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दें, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा बीआईएस के फॉर्म में। अगर आपने पढ़ा है फटाफट बता दीजिए, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात अपनी है नहीं। बोलो दरअसल क्या होगा। देखो हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म होगा, हमेशा हम इसमें बेटा आपके पास में दो कंडक्टर लेंगे, न्यूट्रल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास में न्यूट्रल का हमारे पास में यहाँ पर कोई काम है नहीं, बस लिख दिया है उसने। तो विधिवत आप लिखोगे 2n, क्या लिखोगे, 2n। ठीक है, आपके पास में, सॉरी
वेरी वेरी सॉरी, 2n न्यूट्रल हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूट्रल को दर्शाएंगे 2n से, n से, वेरी वेरी सॉरी, न्यूट्रल को हम क्या दर्शाएंगे, n से। 3 कंडक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप 3 नहीं लगाओगे क्योंकि 2 आपके पास में पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंडक्टर हो गया। तीसरा आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, n न्यूट्रल, और आपके पास में क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है, डीसी का सिंबल, और वोल्टेज कितना है, 210 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास में हो गए 3 कंडक्टर। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, 3n लगा देंगे, कितना लगाएंगे, 3n माइनस सॉरी डीसी 210 वोल्ट। अब कुछ लोग ये लगाएंगे क्योंकि दिमाग में उनके तो यही चल रहा है कि 3 कंडक्टर। मैंने क्या कहा, डाटा को मैनिपुलेट नहीं करना है। आपने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया यहां पर इसमें, तो ये गलत फॉर्म है। आपके पास में यहां पर मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि डीसी में 2 ही कंडक्टर होते हैं ओरिजिनली, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने न्यूट्रल को जो है यहां पर इस कंडक्टर में ऐड ना करके हमने वहां पर सिंबल यूज किया उसका n, 2n। आप देखेंगे वहां पर 3n लिखा था, हमने 4 थोड़ी लिखा था, 3n लिखा था, तो आपके पास में कितना आएगा, 2n। तो ये आपका गलत हो गया, जो विद्यार्थी इसको ये जवाब दे रहे हैं 3n 210, वो गलत हो गया। अब आगे आ जाइए, अब आता है आपके पास में सिंबल ऑफ लाइन। सिंबल ऑफ लाइन क्या है, जैसे लाइन और केबल को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेन्ड कैसे बनाएंगे, अंडरग्राउंड केबल क्या होगी, ओवरहेड लाइन का सिंबल क्या होगा। आप जरा ध्यान से समझिए सिंबल ऑफ लाइंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल ऑफ लाइन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। सिंबल ऑफ लाइन क्या, सिंबल ऑफ लाइन, सिंबल ऑफ लाइन, लाइंस लिख दूं, सिंबल ऑफ लाइंस लिख दें या फिर लाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन और केबल को जो हम एग्जिस्टिंग करेंगे वो हमेशा डैश से दिखाते हैं, और प्लेन को जो होगा वो हम कैसे दिखाएंगे, जरा समझना बात को। देखो लाइन को और केबल को, क्योंकि लाइन का मतलब यहां पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन से है, लाइन कहो या केबल कहो, दोनों से ही आपकी क्या जा रही है, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं हम। जब दोनों से ही पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो दोनों का सिंबल हम सेम लेंगे, तो लाइन कहें या फिर केबल। अगर मैं आपसे कहूं बेटा यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं चाहे आपसे वो लाइन कहे और केबल कहे, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का सिंबल जो है आपको बच्चा पार्टी जो लेना है वो लेना है आपको क्या, सिंपल एक लाइन बना देना है। मैं यहां पर सहारा लेता हूं इसका, ताकि ये सीधी बन जाए। ठीक है, तो ये सिंपल है आपके पास में लाइन और किसका बेटा, केबल का सिंबल। ठीक है, अब जरा ध्यान से, अगर आपके पास में कोई प्लेन है तो प्लेन को हम कैसे दर्शाएंगे, जरा समझना। प्लेन को हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, प्लेन्ड, क्या प्लेन्ड को हम कैसे दर्शाएंगे, ये m नहीं है, डबल n है ना, इसको सही से लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं। प्लेन्ड, प्लेन्ड को आपको जो दर्शाना है बेटा, वो प्लेन को आपको कैसे दर्शाना है, अगर आपके पास में कोई प्लेन है, अभी बताऊंगा क्या है ये ना, अभी बिल्कुल जस्ट अभी बता देते हैं। तो एक बार तो ये सीधी सीधी जाएगी, फिर बीच में से आपको ये डेड डैश नजर आएगी, जहां पर भी आप इसका यूज करें उस सिंबल का, आपको ये ऐसी नजर आएगी। ठीक है, फिर आपके पास में फिर आगे एक एक डैश डैश और कर सकते हैं, चाहें तो देखो ऐसे, और एक एक डैश बना दीजिए, चाहें तो और डैश बना दीजिए, देखो ऐसे। इसी में कर देता हूँ मैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है सिंबल का ना, सिंबल इतना बड़ा थोड़ी होता है, आप कहेंगे सर, है ना, आप कहेंगे सर इतना बड़ा सिंबल थोड़ी होता है। सीधी लाइन, डैश डैश डैश, सीधी लाइन, डैश डैश डैश, फिर सीधी लाइन, दैट इज द प्लेन, दैट इज अ प्लेन। ठीक है, अब अंडरग्राउंड केबल को कैसे दर्शाएंगे, अंडरग्राउंड केबल को कैसे दर्शाएंगे, अगर अंडरग्राउंड केबल है तो अंडरग्राउंड केबल को कैसे दर्शाओगे, अंडरग्राउंड ग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल का सिंबल क्या होगा डियर, तो अंडरग्राउंड केबल है तो आप जानते हैं केबल है, केबल को हम सीधा लाइन से दर्शाएंगे, क्योंकि ये है अंडरग्राउंड। देखो केबल आपके पास में लाइन हो गई, अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर से जाएगी, जमीन के अंदर से जाएगी तो इसका एक क्या बोलते हैं, एक लेयर होती है शीथ, जो कि नॉर्मली क्या होती है, अर्थ होती है, क्या होती है, अर्थ, तो वो भी आपको दिखाना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमने लाइन किसको, केबल को दर्शाया,
केबल को दर्शाने के बाद में हमने क्या किया बेटा, यहां पर इसको मैं करूंगा अर्थ। क्या करूंगा? अर्थ। क्या करूंगा बेटा? मैं यहां पर इसको अर्थ करूंगा। क्या करूंगा? अर्थ। बिल्कुल सिंपल चीजें बनानी है। ये हो गया आपका अर्थ। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको केबल दिखाई दे रहा है। ओवरहेड लाइन, और ओवरहेड लाइन है तो लाइन को तो हम लाइन से दर्शाएंगे। जनरल सिंबल मैं आपको बताता हूं ओवरहेड का, जरा ध्यान से समझना बच्चा। ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड लाइन है ना। तो लाइन का मतलब क्या है बेटा? लाइन को तो हम सिंपली लाइन से दर्शाने वाले हैं। क्या है? सिंपल लाइन। लाइन आई, हमने लाइन खींच देना है आपको। लाइन आई, क्या करोगे? लाइन आप क्या करेंगे बेटा? खींच देंगे। लाइन जैसे ही आई, आपको लाइन को क्या कर देना है? खींच देना है। लाइन जैसे ही आई, आपने लाइन को क्या किया? खींच दिया। चूंकि ये है ओवरहेड, तो ओवरहेड में हम जनरल सिंबल में क्या करते हैं, हम यहां पर एक गोले का क्या लेंगे? सहारा लेंगे। ठीक है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ठीक है, तो ये वाला मामला हमने यहां पर रख दिया। तो ये आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है आपको। ठीक है, तो ओवरहेड हो गई आपकी। कैसे बेटा? देखो मैंने यहां पर पहले आपको हिंट दी कि अगर आपके पास में केबल और लाइन है तो उसको एक सिंपल लाइन से दर्शा देना। प्लेन है तो आपके पास में इसको डेड डैश से। अंडरग्राउंड केबल, केबल के लिए हमने क्या डिसाइड किया था? आपने कहा सर एक लाइन, मैंने लाइन खींच दी। केबल है, सीथ ग्राउंड होगी, ग्राउंड कर देंगे। ओवरहेड लाइन है, लाइन आया, हमने लाइन खींच दी। ओवरहेड इसीलिए हमने उसके ऊपर गोला लगा दिया। एग्जैक्ट क्लियर सभी का? बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर हो रहा ना पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो इसको शेयर करो सेशन को फटाफट जल्दी से। फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सिंबल है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चीजों को कैसे याद रखना ये मैं आपको बताता जा रहा हूं। अगर हम आपसे कहें कि कंडक्टर है और आपके पास में ग्रुप ऑफ सेवरल कंडक्टर, आप कैसे दर्शाओगे? और एक फ्लेक्सिबल कंडक्टर है, उसको कैसे दर्शाओगे? मजा आ रहा ना? मजा आ जाएगा। चलिए, कंडक्टर, कंडक्टर अगली हेडिंग आएगी बच्चा, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर्स कर दीजिए, कंडक्टर्स कर दीजिए, आपकी भी इच्छा पूरी कर देंगे भैया। कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स हैं तो एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है ग्रुप ऑफ सेवरल कंडक्टर, है ना। एक अकेला कंडक्टर आपके घर में है, ठीक। तो कंडक्टर हो चाहे ग्रुप ऑफ सेवरल कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, कंडक्टर हो या आपके पास में ग्रुप ऑफ सेवरल कंडक्टर हो। सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल कंडक्टर। अब जरा ध्यान रखना कि इसको हम कैसे दर्शाएंगे, बिल्कुल सिंपल एक लाइन से। और बहुत ज्यादा हैं तो जितने हैं हम, जैसे 3 हैं तो हम 3 लाइन खींच देंगे ग्रुप में, ठीक है। अभी वो आपको पता चल जाएगा। आ जाइए, अब जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई फ्लेक्सिबल कंडक्टर आया। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास में यहाँ पर कोई केबल पड़ी है क्या, जैसे मान लीजिए ये केबल है हमारे पास में, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक केबल है, ये केबल आप देख पा रहे होंगे, ये केबल, ये आपके पास में फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये मुड़ जा रही है ना। ये पूरी केबल क्या कर जा रही है बेटा, मुड़ जा रही है। ये पूरी केबल क्या हो जा रही है, देखो फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल कंडक्टर को आप कैसे दर्शाओगे, इसको समझना है। फ्लेक्सिबल कंडक्टर को आप कैसे दर्शाओगे, इसको समझना है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, फ्लेक्सिबल कंडक्टर को आप कैसे दर्शाओगे, है ना। फ्लेक्सिबल कंडक्टर, फ्लेक्सिबल कंडक्टर को आप कैसे दर्शाओगे। मान लीजिए आ गया आपके पास में कि बताइए जरा सर, फ्लेक्सिबल कंडक्टर को दर्शाइए, कैसे दर्शाओगे। तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर को दर्शाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लाइन खींचो। अब फ्लेक्सिबल है तो कैसे मुड़ा था, मैंने मुड़ा था तो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ रहा था, तो इसको भी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दो। टेढ़ा मेढ़ा मुड़ रहा था ना, हम फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, मुड़ना, तो सिंपली इसको क्या करो, मोड़ दो। क्या करो, सिंपली इसको मोड़ दो, सिंपली इसको मोड़ दो। ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल कंडक्टर। क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कंडक्टर। क्या है बेटा, ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर है आपका। क्लियर है, क्लियर है, सभी का क्लियर है भैया। अगर जिन जिन विद्यार्थियों को क्लियर है वो एक बार मुझे बताएं, यस सर क्लियर है। क्या है, क्लियर है।
यस सर बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो मुझे एक बार बताओ कि यस सर क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है भैया? एक बार मुझे बता दो कि सभी का क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का क्लियर होता जा रहा है। मज़ा आ रहा है सेशन में, बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर। चलिए वेरी गुड, शुक्रिया। चलिए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर्स की बात आई तो अगर मैं आपसे कहूं कि टू कंडक्टर्स को आप कैसे दर्शाओगे? सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है इनका। थ्री कंडक्टर का सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो यदि आपसे कहा जाए कि टू कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा टू कंडक्टर का कितने? टू कंडक्टर का अगर आपको बेटा टू कंडक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है तो टू कंडक्टर का बेटा दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला अगर मैं आपसे कहूं तो पहला होता है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक होता है बेटा मल्टी लाइन। क्या होता है? मल्टी लाइन। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एक होता है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन और एक होता है मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर हम यहां पर सिंगल लाइन की बात करें तो सिंगल लाइन में क्या है? आपको कैसे कंडक्टर को कैसे दर्शाना है? अरे बोलते क्यों नहीं? कंडक्टर को कैसे दर्शाना है? बोले सर लाइन से। कितना कंडक्टर है? बोले सर टू है। तो ऊपर से दो कंडक्टर क्यों नहीं काट देते? बोले सर नहीं समझे। समझोगे, समझोगे। देखो यहां पर दो कंडक्टर बोला ना, दो बोला ना, तो ऊपर से आप दो कंडक्टर के द्वारा काट दो इसको। क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कंडक्टर। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, मल्टी लाइन में कुछ नहीं करना है। लाइन आ गया, लाइन खींचो। सेप मल्टी का मतलब हो गया बहुत सारी। अब मल्टी लाइन में आपके पास में कितने कंडक्टर? बोले सर दो। तो मल्टी लाइन में नीचे ऊपर पैरेलल में दो लाइन खींच दो, सिंपल हो गया। ऐसे ही थ्री कंडक्टर में जरा बताना। अगर मैं आपसे कहूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहूं कि थ्री कंडक्टर रिप्रेजेंटेशन, थ्री कंडक्टर ऐसे ही थ्री कंडक्टर में ये आएगा सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे बताओगे? बी है आपके पास में मल्टी लाइन, लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक है सिंगल लाइन, दूसरा है आपके पास में मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन है, अरे बच्चा लाइन शब्द आ गया ना, कितनी बार समझाएं? तो लाइन खींचो ना। बिल्कुल सर खींच दी। कितने कंडक्टर है? बोले सर तीन। तो गुजारो ना इसके ऊपर से तीन। बिल्कुल सर अभी गुजार देते हैं। तीन गुजारो ना यहाँ से, तीन कंडक्टर्स को यहाँ से गुजारो ना भाई। तीन कंडक्टर को क्यों नहीं गुजारते? तीन कंडक्टर गुजारो। बोले सर अभी गुजार देते हैं। तीन कंडक्टर को गुजारो। कितने कंडक्टर? बोले सर तीन। 1 2 देन 3। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया है ना, मजा आ गया। तीन कंडक्टर हो गया। मल्टी लाइन, अरे मूर्ख आदमी, मल्टी लाइन अभी भी कैसा बनेगा? कितनी लाइन? बोले सर मल्टी लाइन में हमारे पास में लाइन तो शब्द जैसे सुनो तो आप लाइन खींच दो। एक दो और कितनी थी? बोले सर तीन थी। कितने आदमी थे? बोले सर तीन आदमी थे। लो मल्टी लाइन हो गया। ऐसे ही एन कंडक्टर अगर आपको नजर आए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको यहां फॉर्मूला दे देता हूं इसका ना। फॉर्मूला बन गया यार, कहीं से आता थोड़ी आसमान से, यहीं आया फॉर्मूला। एन कंडक्टर हैं अगर बेटा, क्या है? एन कंडक्टर हैं
यदि बेटा क्या है n कंडक्टर हैं तो कुछ नहीं करना है, आपकी लाइन का रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होगा, ये और यहां पर आपके पास में जितने कंडक्टर हैं ये होगा n के बराबर। सिंपल, एज वेल एज सिंपल, सिंपल हो गया ना। ऐसे ही 4 कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी देखो यहां पर जैसे 4 कंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसको बेटा 4 कंडक्टर को। क्लियर है, मजा आ रहा हो तो सेशन को एक बार शेयर जरूर करो। 4 कंडक्टर, ठीक है 4 कंडक्टर, कितना बेटा 4 कंडक्टर। अब 4 आ गया, अच्छा इसको ऐसे लिखो, अरे बेटा 4 आ गया ना, 4 कंडक्टर आ गया तो क्या करोगे, सिंगल लाइन के लिए क्या करोगे, फटाफट बताओ सिंगल लाइन में क्या करोगे। सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन शब्द आया, लाइन शब्द आया, सर जैसे ही लाइन शब्द आया हम क्या करेंगे, हम तो ठहरे परदेसी, कितनी लाइन खींच देंगे 4, 1 बोले गुरुजी 2 और सर ये 3, बहुत सही सर ये 4, बहुत बढ़िया मेरे लाल, कितनी 4 लाइन बन गया यार। अब यही आपसे मैं कहूं कि मल्टी लाइन बनाना जरा, अरे बच्चा मल्टी लाइन अब कहां जाएगा बेटा, मल्टी लाइन तो बन के ही जाएगा, 1 2 3 और बोले सर ये 4। अच्छा जी समझ गए, यानी कि ये हुई बात, क्या हुई बेटा, ये हुई बात। यानी कि आपके पास में ऐसा ही सिंबल आएगा, वो पूछेगा कि ये किसका है, तो बेटा ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका, 4 कंडक्टर का, क्या है बेटा सिंगल लाइन, और ये क्या है बेटा मल्टी लाइन, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका 4 कंडक्टर का। ऐसे ही आएगा बन के सिंबल, और आप तो क्या करेंगे मेरे लाल सीधा जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है। बढ़िया लग रहा है ना सेशन, मजा आ रहा सेशन में बेटा, एक बार बताओ मजा आ रहा सेशन में। अगर मजा आ रहा तो सेशन को शेयर करो धमाकेदार, क्या करो सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो एक बार, ठीक है। क्लियर है सभी का चीजें, आ जाओ अब आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग आगे चलेंगे। अब आता है बेटा टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। जैसे आपके पास में टर्मिनल हैं, कनेक्शंस हैं, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या स्टार्ट करें टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक, टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी मजा आ जाएगा, एक एक बात सीखेंगे इसमें। टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, सॉरी टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर, टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया सर, क्या बात है, मजा आ रहा ना, बोलो एक बार मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना। चलिए टर्मिनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, टर्मिनल और कनेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम लोग देखेंगे इस वाले सेशन में, है ना, किसमें, इसी वाले सेशन में। अभी सेशन एंड नहीं करूंगा मैं ये सेशन कर रहा हूं रिकॉर्ड, और मुझे कितना मजा आ रहा है तो आपको कितना मजा आएगा, ठीक है। अगर मेरे सामने आप होते और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा होता तो कितना मुझे मजा आता और कितना आपको मजा आता। लेकिन फिलहाल में दूर के ढोल सुहावने होते ना, तो दूर से ही मजा लो। तो क्या है टर्मिनल एंड कनेक्शंस ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आएगा बेटा टर्मिनल, क्या आएगा टर्मिनल। बेटा टर्मिनल को हम लोग BIS में कैसे लिखेंगे, देखो BIS में टर्मिनल को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। अच्छा सर मजाक करूंगा मैं, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं, देखो 2 तरीके से कैसे, एक तो आप लेके आओ लड़की वाली छोटी वाली बिंदी, जब वो रूठ जाती है तो बिंदी मंगाती है, एक तो ये है तरीका, ठीक है। एक तरीका ये है कि टर्मिनल को रिप्रेजेंट ऐसे करो, दूसरा तरीका और क्या है सर, ये क्या हुआ रे, अच्छा एक तरीका तो ये है सर, दूसरा तरीका क्या है, और बेटा दूसरा तरीका दिख रहा ना, एक छोटे से पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आएगा आपके पास में मेरे भाई, एक आएगा आपके पास में क्या, ऐसे आएगा
अब रहेगा इतना ही छोटा, ऐसे एक आएगा आपके पास में ऐसे। एक सिंपल गोला बना देता हूँ ना, सिंपल गोला बना देता हूँ ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, टर्मिनल आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, या तो आप उसको पॉइंट से या फिर आप उसको छोटे से सर्किल से दर्शाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स कैसा होता है ना, इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि जंक्शन ऑफ कंडक्टर, जंक्शन ऑफ कंडक्टर, जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स कैसा होगा, जरा ध्यान से समझना। जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स को आप जरा ध्यान से देखना। अरे ये देखो ना, जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स को आप जरा ध्यान से देखो, जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स को जरा ध्यान से देखना। ये रहा आपके पास में। अब आपके पास में जंक्शन का मतलब कहाँ है, जहां पर आपके पास में तारों का कनेक्शन हो, यानी कि एक वायर आपका ये जा रहा था, यहां से आपने यहां से क्या किया, एक और वायर कनेक्ट कर दिया। तो अब आपके पास में ये बन गया टर्मिनल। हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे बेटा, सिंपली क्या करेंगे, यहां पर आपके पास में जंक्शन को जो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वो जंक्शन को रिप्रेजेंट आपका ऐसे नजर आएगा, ये। ठीक है, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, जैसे मान लीजिए ये सिंगल था, अब उसने कहा कि डबल जंक्शन को रिप्रेजेंट करो। अब डबल जंक्शन कैसे होगा सर, नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो देखो सुनो जरा ध्यान से। जरा एक बार बताओ, अच्छा कमेंट में आप कैसे कर सकते हो ना, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। डबल मैं खुद बता देता हूं, डबल जंक्शन, ओहो, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, मजा आ रहा ना, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, ऐसे ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर्स। अब देखो डबल जंक्शन किसी कंडक्टर्स के, दो कंडक्टर के कैसे शो करोगे। देखो बेटा, ये तो गया मामला सेट, क्या गया, ये क्या आदमी हो यार। चलो देखो, ये गया एक कंडक्टर, यहां से ऊपर से दूसरा कंडक्टर भी निकाल दो। ठीक है, दो जंक्शन दिखाने ना, देखो बनाओ प्लस का साइन ये, और यहां पर आप क्या करो, सिंपली पॉइंट बना दो। क्या बना दो, सिंपली पॉइंट। एक तो मैं आपसे कह सकता हूं बेटा, एक पॉइंट तो आप ऐसा बना सकते हो, एक पॉइंट तो सिंपली आप ऐसा बना सकते हो, देखो ऐसा। ठीक है, एक पॉइंट तो सिंपली आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है ऐसा। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, देखो जंक्शन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है, सेम यही है आपके पास में, कुछ नहीं है। वहां पर आपके पास में बेटा, यहां पर ये जो रखा हुआ है, या तो आप ऐसे दर्शाएंगे, या तो आप क्या कहेंगे कि सर या तो मैं इसको कैसे दर्शा दूं, या तो मैं इसको ऐसे दर्शा दूं, कैसे दर्शा दूं, ऐसे, या तो मैं ऐसे दर्शा दूं। दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा सर, अब मान लीजिए इन दोनों में से एक भी नहीं आया, फिर सर क्या तरीका होगा। देखो जंक्शन को दर्शाना है, दो कंडक्टर, दो कनेक्शन देना है आपको, क्या देना है, दो कनेक्शन। दो कनेक्शन आप ऐसे भी दे सकते हो ना भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो यार। एक का घर बनाता इधर राइट की तरफ, एक का घर बनाता लेफ्ट की तरफ, हमने दोनों को कनेक्शन दे दिए, एक लेफ्ट और एक राइट। लेकिन कनेक्शन दोगे तो जंक्शंस को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो सिंपल सी बात है सर, कर देंगे। तो यहां पर बनाओ जंक्शन, टर्मिनल, है ना, टर्मिनल बनाते ना। अरे भाई भूल गए, ए और बी टर्मिनल, एनोड और कैथोड, वैसे अपन लोग पॉइंट बड़ा करते ना, तो वही है। अब क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि हमें दो कंडक्टर को क्रॉस कराना है विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। कैसे होगा सर, सर नहीं समझ आ रहा, कैसे होगा, हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा मामला क्या रखो, बेहतरीन रखो। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दो कंडक्टर को आप क्रॉस करा रहे हो, तो वायर था, सिंपली आप ऐसे क्रॉस करा दोगे। अगर कनेक्शन है तो कैसे क्रॉस कराओगे ये भी बताएंगे। तो यहां पर लिखो बेटा, क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल, क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग विदाउट, विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अब जब आप
विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप कैसे दर्शाओगे? कुछ नहीं करना है, वहां पर टर्मिनल नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सिंपली आप एक क्या करो, सिंपली आप क्या करो बेटा, खींच दो, मामला ठीक है। ये है, सिंपली क्या करो, खींच दो। ये है विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। विद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। चलिए, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्रॉसिंग एंड कनेक्टिंग कंडक्टर, जब हम क्रॉस कराएंगे तब कैसा होगा, ठीक है, और जब हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टर्स को, देखो जब कंडक्टर आपके कनेक्ट थे तो ये है वो, ठीक है, जब कंडक्टर आपस में कनेक्ट थे तब आपके पास में क्या बन रहा था बेटा, टर्मिनल और जंक्शन बन रहा था। जब आपके पास में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो वहां पर हमारे पास में ना तो टर्मिनल बना ना आपके पास में कनेक्शन बना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कैसे बेटा, मान लीजिए हम एक हेडिंग ले लेता हूं मैं, क्रॉसिंग एंड कनेक्टिंग कंडक्टर्स, ठीक, उनका सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पर हेडिंग डाल लो पहले, क्रॉसिंग एंड कनेक्टिंग कंडक्टर, क्रॉसिंग एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर। जरा ध्यान से देखिएगा, क्रॉसिंग एंड कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और आपका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहला मैं यहां पर ये लिख लेता हूं, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आगे हम जब ड्राइंग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, सिस्टमेटिक ड्राइंग पढ़ेंगे, अलार्म, घंटी वगैरह, बल्ब वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे ना। तो ये सिंबल्स हैं, अभी और भी सिंबल आएंगे, फ्यूज वगैरह के भी सिंबल होंगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे पूरा पढ़ने की। तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने क्या कहा, एक सिंगल फेज है और एक है आपके पास में टू फेज, है ना। अगर आपने यहाँ पर पीछे देखो सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे दर्शाया है चीज़ों को, जब आपके पास में टू कंडक्टर थे तो ये, और जब आपके पास में सिंगल कंडक्टर है, कहाँ गया, जब आपके पास में सिंगल कंडक्टर है तो आपके पास में इस तरीके से आप दर्शा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास में सिंगल कंडक्टर है तो क्या सिंगल लाइन रिप्रेजेंट सिंगल कंडक्टर कैसा, एक लाइन बना दो। डबल लाइन के डबल कंडक्टर के लिए सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा, डबल लाइन बना दो। तो जैसे मैं कुछ कनेक्शन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पर एक कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहां पर मैंने एक क्या लिया बेटा, एक मैंने सिंगल लाइन कंडक्टर लिया, सिंगल लाइन कंडक्टर। अब सिंगल लाइन कंडक्टर है, देखो ये सिंगल लाइन है। अब सिंगल लाइन ऐसे थोड़ी होता है, आप कहेंगे कि सर उसको विधिवत बनाओ ना, कैसे, बोले सर ऐसे। सिंगल लाइन है तो मैंने इसको सिंगल लाइन आपको दर्शाया, ये यहां पर सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन है तो आपको यहां पर एक सिंगल लाइन दर्शानी होगी, आपने यहां पर सिंगल लाइन दर्शाया। अब सिंगल लाइन आपके पास में ये है, ठीक है, यहां पर मैंने माना कि आपके पास में एक सिंगल लाइन कंडक्टर है। अब यहां पर सिंगल लाइन कंडक्टर दो आपस में जुड़े हुए हैं, जब आप इनको जोड़ोगे तो टर्मिनल भी बनेगा। तो मैंने यहां पर बेटा एक टर्मिनल बना लिया, क्या बना लिया बेटा, एक टर्मिनल बनेगा। आपके पास में एक कंडक्टर को और मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, जब मैंने एक कंडक्टर को और जोड़ा तो यहाँ पर क्या बना, एक टर्मिनल बना, मैंने यहाँ पर टर्मिनल बना दिया। ये भी कैसा था, सिंगल लाइन था, ठीक। दो सिंगल लाइन कंडक्टर को मैंने आपस में जोड़ा, यानी कि इनको इलेक्ट्रिकल कनेक्ट किया तो क्या बना, टर्मिनल बन गया। अब मैंने यहां से बीच में क्या किया बेटा, एक कंडक्टर और लेके जा सकता हूं हम, क्या, यहां से एक कंडक्टर और लेके जा सकते हैं। मैं एक कंडक्टर लेके और चला गया, भाई लोग बनाते चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, एक कंडक्टर और लेके चला गए। अब एक कंडक्टर ये भी कैसा है, ये भी बताना पड़ेगा, सिंगल लाइन है या फिर डबल लाइन है। तो ये भी बेटा हमारे पास में कैसा था, सिंगल लाइन था, कैसा था बेटा, सिंगल लाइन था। ये भी कैसा था हमारे पास में, सिंगल लाइन था, कैसा था बेटा, सिंगल लाइन था। तो मैंने इसको भी बना दिया, ये कैसा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी कैसा है, सिंगल लाइन है। अब आप चाहो तो यहां सर और भी बना सकते हो, कैसे, बोले सर एक आप इसमें यहां पर डबल लाइन कंडक्टर जोड़ दो, मैं जोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है, मुझे शर्म थोड़ी आ रही है जोड़ने में भाई। यहां से मैं गया और यहां से मैंने एक क्या किया, डबल लाइन कंडक्टर यहां से गुजारा, लो सर बन गया डबल लाइन कंडक्टर, ठीक। एक डबल लाइन कंडक्टर मैंने यहां से गुजार दिया, क्या दिक्कत आ रही है हमको, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो रहा ना। तो आपको सिंगल लाइन में ही रिप्रेजेंट करना है सारी चीजों को, चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो।
तो आप यहां से गए, ये कैसा था आपके पास में, बोले सर ये था हमारे पास में डबल लाइन, कैसा था, डबल लाइन। तो मैंने यहां से क्या किया, एक लाइन, दो लाइन, ये डबल लाइन। मैंने यहां पर क्या किया, डबल लाइन, क्या किया बेटा, डबल लाइन, कैसे, डबल लाइन। लो मैंने यहां पर डबल लाइन खींच दिया, अब डबल लाइन बन गया। अब एक बच्चा कहा कि सर और कनेक्ट करिए इसको, मैंने यहां से क्या किया, एक और कंडक्टर लिया और कनेक्शन के साथ में जाना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ में। अब आपके पास में आपसे कहा गया कि इससे कनेक्ट है ये, इससे, इससे, जिस जिससे इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट होगा वहां पर टर्मिनल बनेगा, और जिस जिससे कनेक्ट नहीं होगा वो टर्मिनल नहीं बनेगा। ये कैसा था आपका बेटा, ये भी डबल लाइन था, कैसा था, ये भी डबल लाइन कंडक्टर है। लो ये भी डबल लाइन कंडक्टर बना दिया मैंने। अब जहां जहां इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट है वहां पर टर्मिनल बना दो। तो मैंने यहां पर क्या किया बेटा, इसको टर्मिनल बना दिया। ये किसी, हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर बेटा हमारे पास में क्या, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दे रखी होगी, जिसकी हमने ड्राइंग बनाई है, दे रखी होगी एक ऐसी, ठीक है। ये अब यहां पर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिकल रूप से इससे कनेक्ट नहीं है, ये तीसरा वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट नहीं है वहां पर टर्मिनल नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो यहां पर भी कह सकते हो कि आपके पास में देखो, ये भी आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा, तो यहां भी बना दो, ये भी जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहां भी बना दो। सिंपल है चीजें, आपको केवल क्या है, चीजों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहानी बढ़ेगी आगे की तरफ। अब जैसे हम लोग कहें कि सर्किट एलिमेंट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, किसमें, सर्किट एलिमेंट में। अब सर्किट ये थे आपके पास में कुछ कंडक्टर्स के बारे में चीजें। अब सर्किट एलिमेंट में जब हम पहुंचेंगे तो पहले आएगा नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस। कह सकते हैं आप नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इंपीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस और इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाइंडिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किट एलिमेंट है। तो यहां पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं किसमें, सर्किट एलिमेंट में। क्या, सर्किट एलिमेंट में, सर्किट एलिमेंट में। जब हम यहां पर सर्किट एलिमेंट में एंट्री करेंगे, क्लास बड़ी होती चली जा रही है, क्लास बड़ी होती चली जा रही है। अब यहां पर हम सर्किट एलिमेंट में क्या करेंगे बेटा, सर्किट एलिमेंट में एंट्री करें। जैसे नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस या कहे वो आपसे, तो उसका सिंबल बताओ। नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट आ गया आपके पास में, नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का सिंबल बताओ क्या होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं नॉन रिएक्टिव के बाद, मैं कहूं कि इंपीडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, इंपीडेंस, इंपीडेंस का सिंबल क्या होगा। तीसरा पॉइंट आएगा आपके पास में इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का सिंबल क्या होगा। चौथा आप कह सकते हैं वाइंडिंग का सिंबल क्या होगा, वाइंडिंग का सिंबल क्या होगा। पांचवा आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा ना, कैपेसिटेंस छूट गया ना, कैपेसिटेंस कहें या फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा। ये सिंपल आप आसानी से बना सकते हैं। अब जरा असल देखो, यहां पर बात कही उन्होंने किसकी, जैसे यहां पर उन्होंने कहा कि नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का, तो नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं करना है आपको। नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आपको ऐसे नजर आएगा, नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का सिंबल आपको ऐसे नजर आएगा। अंदर की तरफ इसमें क्या बना होगा, आर बना होगा। यह है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस। अब इंपीडेंस का सेम, इंपीडेंस में क्या बना होगा आपका, जेड बना होगा। क्या बना होगा, जेड। इंपीडेंस में क्या बना होगा, जेड। ठीक, इंडक्टर में क्या होगा, सेम एल बना दो। ये तो सिंपल है, क्या है, इंडक्टर।
बाइंडिंग का कैसे बनेगा सिंबल ना। अब बाइंडिंग का सिंबल आप जानते हैं यार, बाइंडिंग का सिंबल कैसे बनेगा। ये रहा आपके पास में वाइंडिंग का सिंबल। आप कहेंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि इंडक्टर है, इंडक्टर नहीं है, बाइंडिंग है। कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर तो सभी बना लेते हैं, क्या समस्या है कैपेसिटर में? किसी कोई समस्या है क्या कैपेसिटर में? भाई हो तो बताना। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें सिंबल में, कैपेसिटर से संबंधित। ठीक है, कैपेसिटर से संबंधित मैं आपको एक पुख्ता जानकारी दूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये थे आपके पास में सर्किट एलिमेंट के सिंबल्स। किसके बेटा? सर्किट एलिमेंट के सिंबल। अब आप लोगों से कितने सिंबल पूछेगा? तो बहुत हैं बेटा सिंबल, तो आपको पढ़ने होंगे। मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, चीज़ें नई हैं। ठीक है, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है चीज़ों में। मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस होती है प्लेटों की, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेट्स। यानी कि आपके पास में जो कैपेसिटर की प्लेटें जो होती हैं, जो कैपेसिटर की जो प्लेटें हुए हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। किससे बेटा? 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ प्लेट से। यानी कि आपके पास में प्लेटों की 1/4 लंबाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और ये ड्राइंग का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लिखवा देता हूँ कि लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, distance between the plate, between the plate should not greater than 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ प्लेट। यानी कि आपके पास में प्लेटों की लंबाई का, ठीक है, 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट्स। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को कि आपके पास में प्लेटों की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा आपके पास में कैसी नहीं होनी चाहिए? ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। किससे बेटा? आपके पास में ग्रेटर देन लिखा है बेटा, ये ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए आपकी प्लेट की लंबाई के 1/4 से। यानी कि जो प्लेट की, मान लीजिए आपके पास में प्लेट की लंबाई, मैंने आपसे कहा कि L है, तो इनकी डिस्टेंस जो है हमेशा कम होनी चाहिए L/4 से, हमेशा कम होनी चाहिए L/4 से। उसके कहने का मतलब है, ये पूछा गया कितनी कम होनी चाहिए। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपका आता है 5वां नंबर अर्थ। क्या आता है? अर्थ। तो अर्थ तो सभी जानते हैं। तो अर्थ के सिंबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं इसको बेटा थोड़ा सा वो ऐसे ही यहीं रख रहने दीजिए। अर्थ को आप जानते हैं सभी विद्यार्थी, ऐसे लगाओगे और नीचे आप डेड डैश बनाते हुए चले जाओगे। क्या करोगे? डेड डैश बनाते हुए चले जाओगे। ठीक है, ऐसे नीचे डेड डैश बनाते हुए चले जाओगे। इसका मतलब ये है आपका क्या है? अर्थ है। ऊपर भी आप एक डंडी खींच देना ताकि लगे कि कोई चीज़ ग्राउंड है, ग्राउंड और अर्थ। ठीक, ये हो गया आपके पास में अर्थ। अब फ्रेम और चेचिस कनेक्शन, अगर आपका फ्रेम और चेचिस कनेक्शन है, या फिर आप कहें कि सर मेरी जो फ्रेम है वो मेरी अर्थ है, तो कैसे दिखाओगे इसको? फ्रेम और चेचिस कनेक्शन। ठीक है, 7वां नंबर लिखो, फ्रेम एंड चेचिस। फ्रेम और चेचिस को आप कैसे दिखाते हो?
फ्रेम या फिर चेचिस को कैसे दिखाते हो? फ्रेम या चेचिस को आप कैसे दिखाओगे? बताओ भैया, फ्रेम और चेचिस को आप कैसे दिखाओगे? बताएगा कोई? तो फ्रेम और चेचिस को आप कैसे दिखाते हो? तो फ्रेम और चेचिस को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग कैसे दिखाते हैं। फ्रेम या चेचिस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये आपके पास में क्या है? फ्रेम या चेचिस। क्या है? फ्रेम या चेचिस। आपकी फ्रेम या चेचिस आपको ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, जो विद्यार्थी सेशन में नए जुड़ते जा रहे हैं वो विद्यार्थी आपके क्या करें, सेशन को शेयर करते रहें। अब जैसे फ्रेम और चेचिस में अर्थ कनेक्शन दिखाना है आपको, फ्रेम और चेचिस में आपको अर्थ कनेक्शन दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे अर्थ कनेक्शन बेटा? फ्रेम और चेचिस का अर्थ कनेक्शन कैसे दिखाओगे? जैसे 8 नंबर उसने कहा, आपकी कोई फ्रेम है, मान लीजिए आपके पास में कोई फ्रेम है या फिर किसी आपकी डिवाइस की बॉडी है जिसको आप चेचिस कह रहे, वो आपके पास में फ्रेम एंड चेसिस विथ अर्थ कनेक्शन। फ्रेम या चेसिस विथ अर्थ कनेक्शन जब आप दिखाओगे तो जरा ध्यान से समझना, फ्रेम या चेचिस का जब आप अर्थ कनेक्शन दिखाते हो तो कैसे दिखाओगे? अब चेचिस को ऊपर करोगे, अर्थ को नीचे करोगे, तो देखो अर्थ भी नीचे बनता है, चेचिस भी आपने नीचे बनाई है, तो कोई नहीं है। मान लीजिए हमारे पास में कोई कूलर है, ठीक, ये उसकी फ्रेम ऊपर की तरफ बना देना, अर्थ को नीचे आप क्या कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए सिंपली। ये आपके पास में क्या है? अर्थ या चेसिस। अब आता है अगला फॉल्ट। अब फॉल्ट को आप कैसे दर्शाओगे? फॉल्ट को आप कैसे दर्शाओगे? तो फॉल्ट को दर्शाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, फॉल्ट को कैसे दर्शाओगे? तो फॉल्ट को कुछ भी नहीं करना है, आप जेड बना दो ऐसे करके, ये और ये आपका फॉल्ट हो गया। क्या हो गया? फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट पोजीशन, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम, फ्रेम पर अगर आपका फॉल्ट आ गया, अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में आपने वहाँ पर लिखा कि मान लीजिए हमारी किसी डिवाइस में फॉल्ट आ गया, तो अगर मैं आपसे कहूँ पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम, POSITION, पोजीशन ऑफ फॉल्ट ऑन फ्रेम, तो कैसे दर्शाओगे? तो सबसे पहले तो फ्रेम बना दो। तो फ्रेम आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले फॉल्ट बना देता हूं मैं, ये फिर ऊपर की तरफ गए, फिर यूं आए और आपके पास में ये फ्रेम बन गई। तो ये आपके पास में हो गया फॉल्ट की पोजीशन फ्रेम के ऊपर। इस तरीके से फिर बाकी के सिंबल्स जो और बचे हैं 10-20, उन सिंबल्स को हम लोग आगे की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, मोटर वाटर ट्रांसफार्मर के जो सिंबल्स बचे हैं, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से ड्राइंग को आपको सीखना है मैं आगे बताऊंगा। अब ड्राइंग हमें कैसे पढ़नी है, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आपके पास में विस्कोसिटी वगैरह जो भी दे रखा है सिलेबस, पूरा सिलेबस जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने नहीं पढ़ा है या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उन सब टॉपिक्स को मैं यहीं कवर कर दूंगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। और जो विद्यार्थी नए हैं वो विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करेंगे और साथ में चैनल को लाइक भी करेंगे। थैंक यू।